गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वह है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। तो आज हम हरित क्रांति के बारे में जानेंगे कि हरित क्रांति क्या चीज़ है और हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और हरित क्रांति का अपना क्या क्या प्रभाव रहा। तो अपना स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और ये क्या चीज़ होती है हरित क्रांति, इसके बारे में बताया है। जैसे कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज ए पीरियड व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर इंक्रीज ड्रास्टिकली एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू एडवांसेस। इसमें बताया है कि एक ऐसा दौर जिसके दौरान अपना ग्लोबली कि पूरे वर्ल्ड के अंदर या बड़े स्तर पे जो कृषि उत्पादन था वो बहुत मात्रा में बढ़ा। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ए न्यू केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वर क्रिएटेड। इस समय के दौरान अपना विभिन्न प्रकार के नए रसायन जो कि खाद्य सामग्री से संबंधित है वो और पेस्टिसाइड बनाए गए, क्रिएट किए गए और उनका अपना यूज़ किया गया खेती बाड़ी में या अपना कृषि के अंदर। द केमिकल फर्टिलाइजर्स मेड इम्पॉसिबल टू सप्लाई क्रॉप विथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एंड देयरफॉर इंक्रीज यील्ड। इन खाद्य सामग्रियों की वजह से जैसे DAP है, यूरिया है या विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स है, इनसे क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता गया। द न्यूली डेवलप्ड पेस्टिसाइड कंट्रोल्ड वीड्स, deterred or kill insect and prevented disease, which also result in higher productivity. इन फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स इन्होंने क्या किया कि जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारी फैलाने वाले जो कीट पतंगे या जो चीज़ें थी उनको कंट्रोल किया, उनको अपना रोका और फसलों की ग्रोथ तो वो अच्छी हो गई और उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन था कृषि उत्पादन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ता गया। तो इस प्रकार हम सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित जो क्रांति है वह एक ऐसा दौर जिसके दौरान विभिन्न प्रकार की नई नई खोजें हुई, कृषि से जुड़ी हुई और अलग अलग प्रकार की वैरायटी आई और अपना फसलों की और विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, उनका यूज किया गया और उनका सीधा सीधा प्रभाव अपना खेती बाड़ी के उत्पादन या कृषि फसलों के उत्पादन में पड़ा, उनके अंदर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो इस प्रकार ग्रीन रिवॉल्यूशन में खास तौर पे विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन बढ़ा और जिसको कि हम अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो आरंभिक इतिहास है हरित क्रांति का और उसका जो विकास है उससे जुड़ी बातें कि द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन आर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू नॉर्मन बोरलॉन्ग, एन अमेरिकन साइंटिस्ट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। जो स्टार्टिंग का आरंभिक प्रयास जो पहल थी वो अपना डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग जो हुए अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, उन्होंने शुरुआत की इस बारे में। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग received the Congressional Gold Medal in 2007. Burlong, a 1970 Nobel laureate, was honored for his work in the Green Revolution, saving millions of lives from famine in India, Mexico and Middle East. जो अपना नॉर्मल बर्लोंग साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनको अपना गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। और इन्होंने कुछ जो डिफरेंट टाइप्स की जो अपनी क्रॉप थी उनकी वैरायटीज़ को भी क्रिएट किया है मेक्सिको के अंदर। जैसे अपना वीट है, राइस है, तो उसका नई नई वैरायटी के आने की वजह से भी प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में बढ़ता गया। तो आरंभिक जो पहल थी, स्टार्टिंग
का जो काम था उसके अंदर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हरित क्रांति के बारे में। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो उसके बारे में स्टार्टिंग बातें। इन 1965 द गवर्नमेंट ऑफ मिस Indira Gandhi decided to major step of agriculture conditions. Thus, Green Revolution was applied to the period from 1967 to 1978, basically in the part of Haryana and Punjab. At this stage, concern was on wheat and rice. And Dr. M.S. Swaminathan from India led Green Revolution as a project. जो आरंभिक कार्य था हरित क्रांति से जुड़ा हुआ भारत के अंदर, वो इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके दौरान स्टार्ट हुआ। और इसके अंदर खेती के अंदर जो कृषि जो फसलें थी वो उनके ऊपर फोकस किया गया, और ख़ास तौर पे हरियाणा और पंजाब के एरिया के अंदर। और अपना इसको जो हरित क्रांति की जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको संभालने का कार्य या उसको अपना देखने का कार्य था वो अपना डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के अंदर था। तो इस दौरान भारत के अंदर ये लगभग कृषि के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई अपना लगभग 67 to 78 के बीच। नेक्स्ट देखिए, मेथड यूज्ड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो हमारी हरित क्रांति है उसके अंदर कौन से प्रमुख अपना तरीके या विधियां जो यूज हुई है उनका जिक्र यहाँ पे किया गया है कि कौन से ऐसे स्टेप थे जो इसके दौरान उठाए गए और जिससे कि हरित क्रांति का जो हमारा अपना था प्रभाव काफ़ी देखने को मिला। तो सबसे पहले जो बताया गया है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, कि हरित क्रांति के दौरान विभिन्न या ये कहें कि बहुफसली अपना ढंग या सिस्टम को अपना गया। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि बहुफसली अपना तरीके को अपनाया गया, जिसमें क्या किया गया कि विभिन्न फसलों को एक साथ बोया गया। एक सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ली गई और अपना अलग अलग प्रकार की फसलों को बोया गया और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा लिया गया। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे उत्तरी भारत जैसे पंजाब हरियाणा की बात है, जहाँ जितनी एज पॉसिबल है जितना हो सका वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ली गई और अपना एक ही सीज़न में एक साथ छोटी बड़ी, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि अपना कॉटन है या कपास है उसके साथ हम कोई छोटी जैसे कि कोई वेजिटेबल टाइप है या कोई और अलग प्रकार की फसलें जिनके पौधों की हाइट कम होती है वो साथ हम बो देते हैं, और जो फसल पहले आती है उसको हम काट लेते हैं और जो बाद में आती है उसको बाद में काट लेते हैं। तो कहने का मतलब पैरेलल समांतर एक साथ दो फसलें हम एक ही जगह पे ले सकते हैं और इस दौरान ली भी गई। तो उससे क्या हुआ, किसानों को थोड़ा फ़ायदा बढ़ा, क्योंकि एक टाइम में एक ही जगह पे दो प्रकार की फसलों को ठीक ढंग से अपना बोया गया और उसका फ़ायदा उठाया गया। तो इस प्रकार मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना मेथड या विधि अपनाई गई वो थी अपना सीड्स विथ सुपीरियर जेनेटिक्स। कहने का अभिप्राय ये है कि इस हरित क्रांति के दौरान अच्छी से अच्छी या बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो हमारे बीज थे या उच्च स्तर के अपना जीन थे उनको हम यूज़ किया गया बहुत ही अच्छी मात्रा में। विभिन्न प्रकार के जो सीड थे अच्छी क्वालिटी के जीन के उनको यूज़ किया गया। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हर अपना जो क्रॉप है, हमारी जो फसल है, हमारी जो उपज है, यील्ड है, उसकी विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी हम देख सकते हैं मार्केट में। और जैसे कि वो अपना अलग अलग प्रकार की मिलेगी, नामों से है, हर प्रकार की जो अपना फसल है उसकी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। जैसे वीट की अलग है, अलग अलग प्रकार की, और राइस की अलग है, इसी प्रकार ज्वार, बाजरा, इन सब की अपना डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। तो उनको यूज़ किया गया, उससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ता गया, यानी कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्शन में अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली।
इस विधि के द्वारा। नेक्स्ट है प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। जब हरित क्रांति को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस दौरान जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसका भी एक्सटेंशन किया गया, उसको बहुत बढ़ाया गया, क्योंकि जितने ज़्यादा एरिया पे सिंचाई बढ़ेगी उतनी मात्रा में हमें अपना कृषि की फसलों को अपना बोने में आसानी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ पानी की पहुँच होगी वहाँ फसलें भी अच्छी मिलेगी। तो इरिगेशन जो सिस्टम है उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ किया गया, उसको बढ़ाया गया, अपना जगह जगह अपना जहाँ नहरें नहीं थी वहाँ नहरें बनाई गई, जहाँ नहरों की पहुँच नहीं थी वहाँ पे कोई कुएँ हैं, जैसे नलकूप है या तालाब है, इन चीज़ों की भी सहायता ली गई और जिससे कि फसलों को अच्छे ढंग से बोया गया और टाइम पे उचित मात्रा में उनको अपना सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई और उसकी वजह से जो कृषि का उत्पादन था वो हमें अपना काफ़ी अधिक मात्रा में अपना बढ़ोतरी देखने को उसमें मिली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कृषि उत्पादन था वो इरिगेशन सिस्टम में सुधार करने की वजह से भी काफ़ी अधिक मात्रा में अपना बढ़ा। नेक्स्ट है HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी, इट मीन हाई यील्ड वैरायटी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो बीजों के प्रकार या बीजों को जिनको यूज किया गया, जो विभिन्न प्रकार के जो हम सीड्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या थे, वो हाइब्रिड थे सारे के सारे। कहने का मतलब उच्च स्तर के, जैसे हाइब्रिड के अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार की संकरा अपना जातियों को मिला करके या बीजों को मिला करके नई वैरायटी तैयार की जाती है। उसमें क्या है, उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, लेकिन क्वालिटी में तो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन क्वांटिटी बहुत बढ़ती जाती है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल मार्केट के अंदर विभिन्न प्रकार की अपना हर फसल की, हर लगभग हर यील्ड या उपज की हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी है या उसके प्रकार हैं या उसके अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं वैरायटियों के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि उत्पादन की तो मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे क्वालिटी जो है वो घटती जाती है, लेकिन उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़े। अब हम जैसे देखते हैं जो नींबू का अपना है पौधा, उस पे जो प्राचीन टाइम में नींबू लगते थे वो छोटे लगते थे और बीजों की मात्रा ज़्यादा होती थी, और आजकल जो हाइब्रिड वैरायटी आई हुई है उसके अंदर हम देखते हैं नींबू का जो साइज़ है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, लार्ज है, और उसके अंदर बीजों की मात्रा कम है, छोटे हैं बीज, और जो उसमें रस है लिक्विड वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अंगूर है, ग्रेप्स है, उसकी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी आई हुई है, साइज़ भी बढ़ा हुआ है उसका। और इसी प्रकार हर फ्रूट के अंदर देख सकते हैं हम अपना जो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उपज हैं, उनके अंदर भी देख सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है हाइब्रिड वैरायटी आई हुई है और उनका जो साइज़ है बहुत बड़ा है, हर प्रकार की जो नॉर्मल साइज़ होता है उनसे काफ़ी अधिक मात्रा में वो अपना आपको थोड़ा बड़े देखने को मिल सकते हैं। हर प्रकार की फसल है या हर प्रकार के फ्रूट हैं इत्यादि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति का जो दौर था उसके दौरान हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यानी कि उच्च स्तर के जो हाइब्रिड अपना बीज थे उनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, जिनसे कि प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में इंक्रीज हुआ फसलों का है या विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट्स हैं और जो भी हमारा कृषि से जुड़ा हुआ प्रोडक्शन था वो ओवरऑल काफ़ी अधिक इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट देखिए पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, जो हमारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स है उनके अंदर भी नई नई रिसर्च की गई, विभिन्न प्रकार के नए पेस्टिसाइड बनाए गए और अपना इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स बनाए गए और उनको अपना अलग अलग ढंग से अलग अलग एरिया में उनको यूज किया गया। तो जो पेस्टिसाइड थे उन्होंने क्या किया कि जो हमारी फसलें थे उनको रोगों से मुक्त किया और फर्टिलाइजर्स ने उनको ग्रोथ देने का काम किया। तो उससे क्या हुआ, उत्पादन जो था हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन, क्वांटिटी प्रोडक्शन की बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती गई, क्योंकि जब पेड़ पौधों को हम खाद वगैरह देते हैं तो रैपिडली ग्रोथ करते हैं
और अपना डिजीज़ वगैरह से मुक्त करने के लिए हम उनको स्प्रे वगैरह डिफरेंट टाइप्स के हम दवाइयाँ डालते हैं, छिड़कते हैं, तो उससे बीमारी नहीं लगती। और जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो हमें उनको पोषण देने का काम करते हैं और वो रैपिडली ग्रोथ करते हैं पेड़ पौधे या उपज। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का जो अपना प्रभाव था वो ये था कि हमारी फसलों का उत्पादन, फसलें अच्छी उन्होंने ग्रोथ करी अपना बीमारियों से बच के, और जो फर्टिलाइज़र उन्होंने उनको पोषित किया, अच्छी ग्रोथ हो गई और उन्होंने फिर अपना जो प्रोडक्शन था वो बहुत अधिक मात्रा में दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो काफ़ी अधिक तक इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट है अपना मॉडर्न मशीन। ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान हम देखते हैं कि प्राचीन टाइम में तो जो इंडियन फार्मर है वो ओल्ड अपना जो हमारा सिस्टम है एग्रीकल्चर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करते थे, लेकिन आज भी करते हैं। बहुत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पुराने जो तौर तरीके हैं उनको अपनाया जाता है या अभी भी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इस ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान अपना मुख्य रूप से जहाँ ये इम्प्लीमेंट की जिस एरियाज़ के अंदर, उन एरिया के अंदर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी जो है कृषि से संबंधित, जैसे कि अपना ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ यूज़ होने वाले विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंबाइन है। और पहले तो क्या होता था कि एक एकड़ की गेहूँ निकालने के लिए कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ घंटों में पूरे फार्म की गेहूँ की अपना मशीन है जो कंबाइन है वो बहुत जल्दी निकाल देती है। और काफ़ी अधिक बड़े से बड़े फार्म भी हम कुछ घंटों के अंदर अपना उसकी प्लॉविंग कर देते हैं, बा देते हैं उसको, या उसमें हल जोत देते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस अपना हरित क्रांति के दौरान जो एग्रीकल्चर मशीनरी जो थी, यंत्रीकरण था कृषि के अंदर, उसको बहुत बढ़ावा दिया गया, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया। हर प्रकार के यंत्र को कृषि के अंदर यूज किया गया जो कृषि से जुड़ा हुआ है, जैसे ट्रैक्टर है और अपना कंबाइन वगैरह है, थ्रेसर वगैरह है, या जो नॉर्मल अपना हाथ से यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब को कृषि के अंदर यूज़ किया गया। उससे क्या हुआ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को बोया गया, ज़्यादा उनकी देख रेख हो सकी, पोषण भी अच्छा हो सका, और जो प्रभाव था वो फिर सीधा अपना प्रोडक्शन के ऊपर हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल प्रोडक्शन अपना मशीनरी की वजह से भी अपना अच्छा बढ़ा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज़। तो इसमें क्या था कि जैसे कि हमारे देश के अंदर जोतों का कार्य वो काफ़ी छोटा है और डे टू डे वो छोटा ही होता जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारी फैमिली अपना जो हमारा सोसाइटी जो सिस्टम है उसके हिसाब से आगे अपना वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है जो लैंड है। तो इसमें क्या किया गया कि ज़्यादा कोशिश ये की गई कि खेती है वो एक फार्मिंग टाइप हो, यानी कि एक जो हमारा एक कोई हम उपज बोएं या उसको उगाएं तो उसके लिए काफ़ी एरिया हो, तो फार्मिंग टाइप खेती की गई। फार्मिंग टाइप खेती को उसमें बढ़ावा दिया गया ताकि उसको अपना प्लोविंग करने में, उसको इरीगेट करने में, इरीगेशन या उसको सिंचित करने में तो उसको ईजी हो जाए। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय ये, जो फार्मिंग एरिया था, जो अपना विभिन्न प्रकार के खेतों को अपना जोड़ के फार्म तैयार करने का जो सिस्टम था उसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया। तो उसके ऊपर खेती करना थोड़ा इजी रहा और प्रोडक्शन भी अच्छा रहा और उसको संभालने में भी अच्छी सुविधा रही। तो इस प्रकार एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग को भी अपना इस हरित क्रांति के दौरान अपना यूज किया गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि दिखाया गया है, ये आज के टाइम की पिक्चर है मॉडर्न या वर्तमान एट प्रेजेंट में, कि हम देखते हैं कि जैसे ट्रैक्टर है, विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर आए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आए गए हुए हैं। और जैसे कि हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो अपना ये दालें हैं या अनाज है और अपना फसलें दिखाई गई है, फर्टिलाइजर्स दिखाए गए हैं, ये सारी तकनीक और प्रोडक्शन और ये फर्टिलाइजर्स और ये जो अच्छी ग्रोथ वाली फसलें, ये आज के टाइम में पॉसिबल हो पाया है। प्राचीन टाइम में बिल्कुल भी नहीं था। हरित क्रांति का दौर जब स्टार्ट हुआ तो इस प्रकार की अपना फसलों
को हम अच्छी ग्रोथ करते देख सके, और वो धीरे धीरे करके अब बहुत अच्छा उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिला। और उसके दौरान अपना काफ़ी अधिक मात्रा में अपना जो था उत्पादन वो कृषि फसलों का बढ़ा। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले तो अपना जो ओल्ड मेथड थे उनसे किसान थोड़ी जगह को जोत पाते थे, आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं, उससे बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है जो काफ़ी एरिया को अपना कुछ घंटों में जोत देती है। बुआई की मशीनें आ गई है, पहले बैलों से हल चलाकर अपना बुआई की जाती थी, और आजकल तो तकनीक बहुत अधिक आ गई है जिससे कि थोड़े समय में हम बहुत एरिया को एक साथ अपना बो सकते हैं। और फसल की कटाई करने की मशीनें आ गई है, फसलों को निकालने की मशीनें आ गई है, और अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड आ गए हैं, इंसेक्टिसाइड आ गए हैं, और विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स आ गए हैं। तो कहने का अभिप्राय है आज के टाइम में अपना बहुत अधिक चीज़ें आ गई है। इन चीज़ों की हरित क्रांति के दौरान स्टार्टिंग हुई थी, या अपना इन चीज़ों को यूज किया गया, जिससे कि जो हरित क्रांति का जो उत्पादन था वो अधिक मात्रा में, फसलों का उत्पादन जो था वो अधिक मात्रा में बढ़ता चला गया। तो ये सब तकनीकें या जो विधियां थी वो हमारी हरित क्रांति के दौरान यूज की गई, और जिसका प्रभाव ओवरऑल अपना कृषि फसलों या अपना एग्रीकल्चर, अपना जो क्रॉप्स थी या यील्ड थी, उनका ओवरऑल जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अधिक मात्रा में इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हमने देखा कि विभिन्न प्रकार का अपना मेथड्स हमने यूज़ किए, और उससे कृषि फसल का जो उत्पादन था वो बढ़ गया। लेकिन हरित क्रांति के उत्पादन से बढ़ने से, या हरित क्रांति के अंदर विभिन्न मेथड यूज़ करने से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इफेक्ट जो तैयार हुआ, उसका भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़े। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति की वजह से क्या प्रभाव देखने को मिले, तो वो उनका विवरण या उनका ब्यौरा इस प्रकार से है। सबसे पहले लेते हैं इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन। जैसे कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन था वो हमारा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा, क्योंकि सारा फोकस ही प्रोडक्शन बढ़ाने पे था कि कृषि फसलें अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो। तो सबसे पहले प्रभाव जो देखने को मिला वो था कृषि प्रोडक्शन, जो फसलों का उत्पादन था वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। नेक्स्ट जो है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की पूंजीगत खेती। इसमें क्या हुआ कि अपना हरित क्रांति जब स्टार्टिंग हुई या आरंभ हुआ इसका, तो अपना नई नई चीज़ों को यूज करना पड़ा, और जो एक अपनी जीवन निर्वाह कृषि थी उससे, ये जो जीवन निर्वाह कृषि से कॉमर्शियल टाइप कृषि, या ये कहें कि व्यापारिक कृषि या पूंजीगत कृषि की तरफ बढ़ा गया। और उससे हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी यूज़ की गई, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया गया, और उससे अच्छी फसलें बोई गई, उस क्वालिटी के बीज खरीदे गए, और उस क्वालिटी के बीजों से अच्छी फसलें हुई, और विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए, और उस प्रकार आत्मा कृषि उत्पादन बढ़ता गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कैपिटलिस्टिक जो फार्मिंग थी उसको बढ़ावा दिया गया। पूंजीगत जो कृषि थी, जो फार्मिंग थी, उसको इसके दौरान बढ़ावा दिया गया, जिससे कि उत्पादन अच्छा बढ़ा। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट। हरित क्रांति की वजह से गाँव के लोगों को रोजगार के अंदर भी अपना काफ़ी बढ़ावा या बढ़ोतरी देखने को हमें मिली, क्योंकि गाँव के अंदर जब कृषि फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ, फसलें अच्छी हुई, तो लोगों को भी वहाँ के अपना रोजगार की सुविधा मिली, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई गई, लगभग सारा साल थोड़ा कम ज़्यादा अपना काम चलता रहता था, लोगों को रोज़गार की सुविधा इसके दौरान मिली। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। तो अपना यहाँ आयात की बजाय निर्यात आना था, तो इसको हम इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट पढ़ें। तो हुआ क्या कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की जगह
अपना जो फूड ग्रेन था, जो खाद्यान्न हमारा सामग्री थी, जैसे अपना गेहूँ है, चावल है, चना है, या जो भी खाद्यान्न फसलें थी, उनका उत्पादन अच्छा हुआ और वो हम अपना क्या हो गए, उसमें समृद्ध हो गए, उसको हम एक्सपोर्ट करने लगे, बाहर भेजने लगे। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय ये है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव इतना हुआ कि हमारा जो खाद्यान्न सामग्री के अनाज है, जो भी राइस है, व्हीट है, और अपना विभिन्न प्रकार की जो खाद्यान्न और फसलें हैं, उनका उत्पादन अच्छा हो और हम उसमें समृद्ध हुए और एक्सपोर्ट हम उसको करने लगे, निर्यात करने लगे। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान विभिन्न प्रकार की मशीनरी को यूज़ किया गया, तो उन मशीनरी से संबंधित जो भी अपना उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला। तो क्योंकि जहाँ मशीनें बनाई जाएगी तो उद्योग तो लगने हैं, बिना उद्योग के मशीनें कैसे बनाई जाएगी। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय यही है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन, जो हरित क्रांति हुई, उसके दौरान जो विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए गए, यंत्रीकरण स्टार्ट हो गया, कृषि एग्रीकल्चर जो मशीनरी बनाने का अपना यंत्र बनाए गए, तो उसके विभिन्न उससे जुड़े हुए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री स्थापित होने लगे, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गई। तो इस प्रकार जो उद्योग थे उनको बहुत बढ़ावा मिला, क्योंकि कृषि उत्पादन से केवल यंत्रीकरण को ही नहीं, बल्कि जो उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के, जैसे कि कपास अच्छी मात्रा में हुई, तो जो क्लॉथ अपना इंडस्ट्री थी उसको भी बढ़ावा मिला। तो कहने का अभिप्राय है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी उद्योग थे, उनके अंदर काफ़ी अधिक विकास देखने को हमें मिला हरित क्रांति के दौरान। क्योंकि हरित क्रांति के दौरान फसली उत्पादन बढ़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, तो इसी प्रकार उनसे जुड़े हुए सभी उद्योग के अंदर काफ़ी अच्छा विकास हमें देखने को मिला। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब कृषि के अंदर उत्पादन की मात्रा बढ़ी तो देश के अंदर अपना जो विकास था वो भी अच्छा हुआ, क्योंकि वो हम पहले तो आजीवन केवल आज जीवन निर्वाह कृषि, आजीविका चलाने के लिए कृषि करते थे। फिर हमने कृषि को व्यापारिक तौर पे करना स्टार्ट कर दिया, कॉमर्शियल टाइप बना दिया उसको, और अच्छा प्रोडक्शन लेने और एक्सपोर्ट करने लगे। तो उससे हमारा जो आर्थिक विकास था, आर्थिक जो वृद्धि थी देश की, उसमें भी अर्थव्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण योगदान मिला, जो कृषि उत्पादन बढ़ा केवल हरित क्रांति की वजह से। नेक्स्ट है थिंकिंग ऑफ फार्मर, जो किसानों की जो सोच थी उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जब कृषि उत्पादन बढ़ा तो लोगों की सोच बदल गई, किसान समृद्ध होने लगे और उससे उनके जीवन में अपना काफ़ी बदलाव देखने को मिला। तो वो भी अपना इसमें इंटरेस्ट लेने लगे और उन्होंने कृषि फसलों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और कृषि उत्पादन बढ़ा और लोगों की सोच में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो इफ़ेक्ट थे वो हमें देखने को मिले। कुछ पॉजिटिव ज़्यादा थे, कुछ नेगेटिव भी थे। तो इस प्रकार ओवरऑल काफ़ी अधिक प्रभाव में ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान अपना देखने को मिला। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया कि आज के टाइम में हम अपना देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो अपना फ्लोरिस्टिक एग्रीकल्चर है, जो फूलों से संबंधित खेती है, फ्रूट से संबंधित खेती है, राइस से संबंधित खेती है, और अपना फलों से संबंधित खेती है, व्हीट है, अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो आज के टाइम में बहुत अधिक मात्रा में अच्छी अपना प्रोडक्शन दे रही है, क्योंकि नई नई तकनीकें यूज़ हो रही है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इससे कृषि जो उत्पादन है वो बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ रहा है। तो इस प्रकार ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में हमने ये प्रमुख बातों का अध्ययन किया कि ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति क्या है, उसकी अपना स्टार्टिंग या उसका आरंभ कहाँ से हुआ, और स्टार्टिंग जो उसकी पहल थी वो किस विद्वान ने, जैसे कि हमने बताया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया स्टार्टिंग में, और भारत में स्वामीनाथन जो थे उन्होंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और इस दौरान अपना विभिन्न चीज़ों को यानी कि विभिन्न मेथड्स को यूज़ किया गया, जिससे कि
कृषि उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा और उसका प्रभाव हमें देखने को मिला, कुछ पॉजिटिव वे में, यानी कि पॉजिटिव वे में ज़्यादा, नेगेटिव वे में कम। तो इस प्रकार ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान हमने देखा कि कृषि उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा और उसका देश के विकास में काफ़ी योगदान रहा। जैसे कि दिखाया गया 2005 से और 15 के दौरान का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो उसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमने कृषि उत्पादन से जुड़ी बातों को अध्ययन किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, हरित क्रांति। तो इसमें अपना जो प्रमुख प्रश्न बनता है वो यही है कि हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति के दौरान हरित क्रांति के दौरान प्रयोग में लाई गई विधियां का वर्णन करते हुए इसके प्रभावों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो अपना इसमें ये सभी बातों का अपना हमने जैसे जिक्र किया, सारी की सारी अपना इसमें क्लियर है अपनी। तो इस वीडियो में अपना इतना ही। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।